नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आईक्यू स्टडी जंक्शन में। आज का हमारा टॉपिक है प्राचीन भारत। तो साथियों, आज हम लोग जो है प्राचीन भारत एशियन इंडियन हिस्ट्री से संबंधित जो है 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज जो हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, वो भी सभी क्वेश्चन का डिटेल्स के साथ, आंसर का डिटेल्स के साथ। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारे आईक्यू स्टडी जंक्शन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आप तक हमारा वीडियो डलते ही उसका नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं एशियन इंडियन हिस्ट्री से संबंधित 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पार्ट 1। प्रश्न 1। प्रथम ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया, निम्न में से कौन था? प्रश्न एक में पूछा है कि प्रथम ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया, वह कौन है? तो राइट आंसर होगा डेरियस प्रथम। डेरियस प्रथम, जिसे दारा प्रथम भी कहते हैं, इन 586 ईसा पूर्व फारसी साम्राज्य के संस्थापक कुरेश साइरस के बाद जो है हकमनी वंश का प्रसिद्ध शासक था। कौन? डेरियस प्रथम। ठीक है। इसने जो है सर्वप्रथम डेरियस प्रथम ने भारत के जो है कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया। हेरोडोटस के अनुसार डेरियस प्रथम के साम्राज्य में जो है संपूर्ण सिंधु घाटी का प्रदेश शामिल था। उसके बाद उसके पूर्व में अ, इसका विस्तार जो है राजपूताना के रेगिस्तान तक था। पार्सियोलिस एवं नक्शे रुस्तम के शिलालेख के अनुसार पंजाब भी जो है उसके साम्राज्य में शामिल था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है डेरियस प्रथम से। ये प्रथम ईरानी शासक जिसने जो है भारत के जो है कुछ भागों पर अपने अधीन कर लिया था। कौन? डेरियस प्रथम। याद रखिएगा, प्रश्न एक का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, डेरियस प्रथम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 2 देखते हैं। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ? तो बताइए, कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ? तो राइट आंसर है 78 ईस्वी। कनिष्क के राज्याभिषेक की तिथि को जो है सन 1960 में आयोजित पुरातत्व विभाग के द्वितीय सम्मेलन में आम सहमति से जो है 78 ईस्वी को स्वीकार किया गया। 78 ईस्वी से ही जो है शक संवत का प्रारंभ माना गया। कनिष्क ने केसर या सीजर की उपाधि धारण की। तो याद रखिएगा, अगर प्रश्न ये भी आ सकता है कि केसर या सीजर की उपाधि किसने धारण की, तो कनिष्क ने किया, कनिष्क ने किया। इसकी प्रथम राजधानी पेशावर, जिसे पुरुषपुर भी कहते हैं, एवं द्वितीय राजधानी कहाँ? मथुरा थी कनिष्क की। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, 78 ईस्वी। प्रश्न 2 का सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 3। द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है? प्रश्न 3 में पूछा है कि द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है। तो कनिष्क कुछ को द्वितीय अशोक कहा जाता है। कुश वंश के महानतम शासक। कौन? कनिष्क को कुशल प्रशासनिक व्यवस्था व नेतृत्व के कारण इतिहासकार इसे जो है द्वितीय अशोक कहते हैं। रोमन सम्राट के भांति कनिष्क ने केसर या सीजर की उपाधि धारण की थी। मैं दूसरा प्रश्न में आपको बताया था कि कनिष्क ने जो है केसर या सीजर की उपाधि धारण की थी, तथा शकों की भांति सत्र व्यवस्था लागू की कनिष्क ने। कनिष्क के राजकवि एक था अश्वघोष और दूसरा था राजवेद चरक। तो अश्वघोष ने बुद्ध चरित का रचना किया और राजवेद चरक ने चरक संहिता की रचना की। कनिष्क के शासन काल के दौरान बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में विभाजित हुआ। तो ये भी पूछा जा सकता है कि किसके शासन काल में जो है बौद्ध धर्म ने महायान और हीनयान में विभाजित हुआ? तो कनिष्क के शासन काल में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कनिष्क, जिसे द्वितीय अशोक कहा जाता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 4। किस चीनी सेनापति ने कनिष्क को पराजित किया था? सही उत्तर होगा पांचाऊ, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो इस प्रश्न को समझते हैं कि चीनी सेनापति ने कनिष्क को पराजित किया। तो क्यों किया? चीनी स्रोतों के अनुसार जो है 73 से 94 ईस्वी के मध्य चीन के प्रसिद्ध सेनापति कौन था? पांचाऊ, जिसने नाराज कनिष्क ने उसके राज्य पर आक्रमण कर दिया। किसने? कनिष्क ने आक्रमण कर दिया पांचाऊ के राज्य पर, और परंतु कनिष्क जो है असफल रहा। चीनी इतिहासकार के अनुसार युद्ध का कारण यह था कि कनिष्क ने एक दूत भेजकर
हान राजकुमारी से विवाह की मांग की थी। तो इसी कारण जो है युद्ध हुआ, और इस युद्ध में पांचाऊ ने, जो चीनी सेनापति था, उसने कनिष्क को पराजित किया। तो ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 5, भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ करवाया? किसने आरंभ करवाया? तो कनिष्क ने करवाया। महान सिल्क मार्ग को भारतीयों के लिए आरंभ कराने का श्रेय जो है कुषाण वंश के शासक कनिष्क को जाता है। मध्य एशिया से गुजरने वाला यह व्यापारिक मार्ग जो है चीन को रोमन साम्राज्य के पश्चिमी प्रांतों से जोड़ता था। चीन से होने वाली रेशम का समस्त व्यापार सिल्क मार्ग से होता था। प्रथम शताब्दी में भारत और रोम के मध्य रोमन साम्राज्य को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का उल्लेख पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में किया गया है। तो ये कुछ मुख्य बिंदु इस प्रश्न से संबंधित, इसे भी याद रखिएगा। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया? तो कनिष्क ने करवाया, यानी कि ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 6, कौन सी कला शैली भारतीय और यूनानी ग्रीक कला शैली का सम्मिश्रण है? सही उत्तर होगा गंधार, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा गंधार शैली। भारतीय यूनानी आकृति का सम्मिश्रण गंधार शैली है। इसे यूनानी बौद्ध इंडो ग्रीक या रोमन ग्रीक भी कहा जाता है। किसे? गंधार शैली को। इस कला शैली के प्रमुख संरक्षक शक एवं कुषाण शासक थे। गंधार कला को महायान धर्म से प्रोत्साहन मिला। इस शैली में महात्मा बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई गई। इनकी मूर्तियों में बुद्ध को यूनानी देवता अपोलो के समान दर्शाया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी गंधार शैली, जो भारतीय और यूनानी ग्रीक कला शैली का सम्मिश्रण है। कौन सा? गंधार शैली। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 7, मिलिंद पान्हो क्या है? मिलिंद पान्हो क्या है? तो सही उत्तर होगा बौद्ध ग्रंथ है। मिलिंद पान्हो एक बौद्ध ग्रंथ है, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। मिलिंद पान्हो एक बौद्ध ग्रंथ है जिसकी रचना जो है पाली भाषा में की गई है, जिसका काल 100 ईसा पूर्व है। इसमें इंडो ग्रीक शासक मिलिंद मिनांडार प्रथम एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के संवत को वर्णित किया गया है। मिनांडार एवं नागसेन के मध्य हुए इस संवाद में मिनांडार के शंका समाधान के पश्चात बौद्ध धर्म स्वीकारने की कथा का वर्णन इस ग्रंथ में किया गया है। बौद्ध ग्रंथ में इस ग्रंथ का संस्कृत रूप नागसेना भिक्षु सूत्र है। तो याद रखिएगा मिलिंद पन्हो क्या है? तो एक बौद्ध ग्रंथ है, और इस बौद्ध ग्रंथ का सांस्कृतिक रूप का क्या नाम है? तो नागसेना भिक्षु सूत्र है, यानी कि ऑप्शन डी बौद्ध ग्रंथ। मिलिंद पन्हो क्या है? तो बौद्ध ग्रंथ है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 8 देखते हैं। जूनागढ़ शिलालेख का संबंध किससे है? तो बताइए जूनागढ़ शिलालेख का संबंध किससे है? तो रुद्रदामन से है। जूनागढ़ गिरनार शिलालेख का संबंध शक सत्रप रुद्रदामन से है। रुद्रदामन जो है भारत में शकों का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था। इसने ही जो है सर्वप्रथम संस्कृत भाषा में जूनागढ़ अभिलेख 150 से 151 ईस्वी उत्कीर्ण करवाया। इसी अभिलेख में रुद्रदामन द्वारा सतवाहन नरेश दक्षिणापथ स्वामी गौतमी पुत्र सतकर्णी भ्रष्टराज प्रतिष्ठपाका को 2 बार पराजित किया। 2 बार इस पराजित करने का साक्ष्य मिलता है। रुद्रदामन के शासन में उज्जैनी जो है शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है रुद्रदामन से संबंधित। जिस जूनागढ़ शिलालेख का संबंध किससे? तो याद रखिएगा रुद्रदामन से। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न 9, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए? बताइए भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जो है किस शासकों के द्वारा जारी किया गया? तो सही उत्तर होगा इंडो ग्रीक। इंडो ग्रीक शासकों ने जो है सर्वप्रथम भारत में सोने के सिक्के जारी किए। इंडो ग्रीक शासकों ने लेख वाले सिक्के, मुद्रा लेख तथा सोने के सिक्के जारी किए। कुषाण शासक
विम कार्डफिसस द्वितीय ने भी सोने के सिक्के जारी किए, जबकि सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं गुप्त काल की प्राप्त होती है। इंडो ग्रीक शासकों ने ही सर्वप्रथम सिक्कों पर सभी अंकन का प्रचलन किया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे भी याद रखिएगा। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किया? इंडो ग्रीक शासकों ने जारी किया, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न 10, राजा खरवेल कहाँ के महानतम शासक थे? कलिंग के शासक, यानी कि अभी वर्तमान में उड़ीसा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। राजा खरवेल कलिंग यानी कि उड़ीसा, जेदी वंश महामेघवान वंश के महानतम शासक थे। इनके विषय में जो है अधिकतम जानकारी जो है उदयगिरी पहाड़ियों में स्थित हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है। कहाँ से? हाथी गुफा अभिलेख, उदयगिरी की पहाड़ियों में स्थित। खरवेल जैन धर्म का संरक्षक था। इस अभिलेख में कोई तो है तिथि प्राप्त नहीं होती, जबकि खरवेल के विषय में जानकारी का यह एकमात्र स्रोत है। तो याद रखिएगा, राजा खरवेल कहाँ के महानतम शासक थे? कलिंग के। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 11, महात्मा बुद्ध का जन्म एवं निर्वाण ज्ञान की प्राप्ति किस दिन प्राप्त हुआ था? वैशाख पूर्णिमा। महात्मा बुद्ध का जन्म जो है एवं निर्माण की ज्ञान की प्राप्ति जो है वैशाख पूर्णिमा के दिन प्राप्त हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म वैशाख पूर्णिमा के दिन 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। बौद्धों के लिए जो है यह सबसे पवित्र दिन होता है। कौन सा? वैशाख पूर्णिमा। उन्होंने, महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, और 35 वर्ष की आयु में बोध गया में वैशाख पूर्णिमा की रात वट वृक्ष के नीचे पुनपुन नदी, जिसे निरंजना नदी भी कहते हैं, निरंजना नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुआ, महात्मा बुद्ध को। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? वैशाख पूर्णिमा, जिस दिन महात्मा बुद्ध का जन्म और निर्माण ज्ञान की प्राप्ति प्राप्त हो, उस दिन को वैशाख पूर्णिमा कहते हैं, यानी कि ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो बताइए, महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो शाक्य वंश से संबंधित थे। महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल की तराई में स्थित कपिल वस्तु के लुम्बिनी ग्राम में शाक्य नामक एक क्षत्रिय कुल में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। महात्मा बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है। इनके पिता शुद्धोधन, इनके पिता का क्या नाम है? तो शुद्धोधन, याद रखिएगा। कपिल वस्तु के शाक्य गण के मुखिया थे। कौन? इनके पिता शुद्धोधन। महात्मा बुद्ध की वंश से, महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित है? तो शाक्य वंश से संबंधित थे, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न 13, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो सुबुद्ध था, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। सुबुद्ध, जिसे गौतम बुद्ध ने द्वारा जो है अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति है, सुबुद्ध। महात्मा बुद्ध अपने जीवन के जो है अंतिम दिनों में धर्म प्रचार करने के लिए हिरण्यवती नदी के तट पर स्थित कुशीनगर, मल्ल गणराज्य की राजधानी में अपना शिष्य चुंद के यहाँ पहुंचे, जहां सुकर ददव या सुअर का मांस खाने के कारण 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई, बुद्ध की। और बुद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। मृत्यु होने को बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। मृत्यु के पूर्व कुशीनगर के परिवजक सुबुद्ध को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। किसे? सुबुद्ध को। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था, याद रखेगा, ऋषि पतन में दिया, जिसे बुद्ध ग्रंथ में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध ने अंतिम वर्ष काल वैशाली में बिताया। तो ये कुछ मुख्य पॉइंट है, इसे भी याद रखिएगा, ये अपने नोटबुक में नोट जरूर कीजिएगा। तो प्रश्न 14, त्रिपिटक क्या है? प्रश्न 14 में पूछा कि त्रिपिटक क्या है? तो बौद्ध साहित्य है त्रिपिटक। बौद्ध साहित्यों में जो है महात्मा बुद्ध की ज्ञान प्राप्त करने के समय से लेकर महापरिनिर्वाण तक के प्रवचनों का संग्रहित किया गया है।
इन्हीं को जो है त्रिपिटक कहते हैं। इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। पहला है विनय पिटक, दूसरा जो है अभिधम्म पिटक, व तीसरा जो है सूत पिटक। विनय पिटक की रचना किसने की? तो उपाली ने की। और जिसमें जो है बौद्ध संघ के नियमों का वर्णन है, किसमें? विनय पिटक में। और सूत पिटक की रचना आनंद ने की थी, जिसमें बुद्ध के जो है उपदेशों व संवादों का संग्रह है। अभिधम्म पिटक की रचना किसने की? तो तिस्य ने की थी। और अभिधम्म पिटक में क्या है? तो बुद्ध के आध्यात्मिक व एवं दार्शनिक विचारों का संकलन है। तो ये मुख्य बिंदु, मुख्य पॉइंट, इसे भी याद रखिएगा। तो त्रिपिटक क्या है? एक बौद्ध साहित्य है, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न 15, अलार कलाम कौन थे? प्रश्न 15 में पूछा है अलार कलाम कौन थे, तो बुद्ध के गुरु थे ये। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अलार कलाम संख्या दर्शन के आचार्य एवं प्रसिद्ध साधक थे। महाभिनिष्क्रमण गृह त्याग के पश्चात ज्ञान की खोज में बुद्ध ने अलार कलाम से जो है दीक्षा लिया, शून्यवाद की ज्ञान प्राप्त की, अतः उन्हें बुद्ध का गुरु भी कहा जाता है। बुद्ध के अन्य गुरु कौन थे? तो उदक, रामपुत भी इनको बुद्ध के अन्य गुरु माने जाते हैं। तो अलार कलाम कौन थे? तो याद रखिएगा बुद्ध के गुरु थे अलार कलाम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 16, मगध का सम्राट जो अपरोप परशुराम के नाम से जाने जाता है, तो बताइए मगध का सम्राट जो अपरोप परशुराम के नाम से जाना जाता है कौन है? तो महापद्मनंद है। वंश के संस्थापक महापद्मनंद को पुराणों में अपरो परशुराम या परशुराम द्वितीय के अवतार और सर्वस्व तांत्रक क्षत्रियों का जो है नाश करने वाला कहा जाता है, जबकि महाबोधि वंश से उसे उग्रसेन कहते हैं। मगध पर शिशुनाग वंश के पश्चात तथा नंद वंश 344 से 329 ईसा पूर्व का वर्चस्व स्थापित हुआ। ये मगध के सबसे शक्तिशाली शासक सिद्ध हुए। तो याद रखिएगा मगध के सबसे शक्तिशाली शासक कौन थे? तो महापद्मनंद। अनुलंधित शासक एवं एकराट उसकी अन्य उपाधियां थी। खरवेल के हाथी गुफा अभिलेख में उसकी कलिंग विजय का वर्णन है। मगध का सम्राट जिसे अपरोप परशुराम या परशुराम द्वितीय परशुराम कहा जाता है कौन है? तो महापद्मनंद है, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 17 देखते हैं। मगध की राजधानी कौन सी थी? मगध की राजधानी जो है गिरिव्रज थी, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। पुराणों के अनुसार बृहद वंश मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश था। कौन सा? बृहद वंश। इस वंश के प्रथम शासक बृहदद्र था और पुत्र जरासंध था, जिसने गिरिव्रज राजगृह को अपनी राजधानी बनाया। उदयन ने जो है राजगृह से राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। शिशुनाग ने वैशाली को दूसरी राजधानी बनाया। पुनः कालशोक ने अपनी राजधानी जो है पाटलिपुत्र स्थानांतरित किए कर दिया था। तो मगध की राजधानी कौन सी थी? तो गिरिव्रज थी, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चेदी वंश का राजा खरवेल किस क्षेत्र से संबंधित था? तो कलिंग क्षेत्र से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चेदी वंश, चेदी या चेती वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? खरवेल था, जो कलिंग से संबंधित था। जो इस वंश का तृतीय शासक था कौन? खरवेल, जो जैन धर्म का अनुयायी था। और खरवेल के विषय में हाथी गुफैया, खंडगिरी या उदयगिरी गुफाओं में साक्ष्य मिलते हैं। महामेघवान कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक था, इस कारण इसे महामेघवान वंश भी कहा जाता है। इसकी राजधानी शक्तिमती या सोत सोतिवती थी। तो चेदी वंश का राजा खरवेल किस क्षेत्र से संबंधित था? कलिंग के क्षेत्र से, यानी कि ऑप्शन 20 प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 19, प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था? योत्थय, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। योत्थय प्रारंभिक गणतंत्र में नहीं था। कपिल वस्तु के शाक्य वैशाली के लिच्छवी, सुमसुमारी गिरी के भाग, रामग्राम के कोलिया, कुशीनगर के मल्ल के मिथिला के विदे
आदि बुद्ध काल के गंगा घाटी में कई गणराज्यों के अस्तित्व के प्रमाण प्राप्त होते हैं, जबकि योत्थय गुफा गुप्त काल में झेलम और सिंधु नदी के मध्य भाग थी। कनिंघम के अनुसार योत्थय देश सतलज सतलुज के दोनों तटों पर विस्तृत था। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में योत्थयों का उल्लेख मिलता है। तो प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था, तो योत्थय नहीं थी, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न 20 देखते हैं। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था अस्मक, यानी कि ऑप्शन 20 प्रश्न का राइट आंसर होगा। 16 महाजनपदों में से अस्मक या अस्सक, जो दक्षिण भारत के नर्मदा तथा गोदावरी नदियों के मध्य स्थित था, जिसकी राजधानी पैठण या पोत्तन अथवा पोटाली, प्राचीन नाम प्रतिष्ठान थी। पोत्तन एवं पोटाली का संबंध आंध्र प्रदेश से है। अस्मक एक राजतंत्रात्मक राज्य था, जिसकी स्थापना एक इक्ष्वाकु वाकुवंशीय शासक ने की थी। तो गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था कौन सा, अस्मक था, यानी कि ऑप्शन 20 प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो साथियों ये थे प्राचीन भारत से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। तो साथियों आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।